अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम की हिफ्ज़ व अमान में हो आप सब। और पढ़ाई कैसी हो रही है। यकीनन बहुत मेहनत कर रहे होंगे। जो कुछ आपको याद करने के लिए दिया जा रहा होगा साथ के साथ आप याद कर रहे होंगे। आज हम अपना सबक नंबर 5 पढ़ेंगे, वो है नस्सू और सलीम की गुफ्तगू। ये एक नॉवेल से आपका जो चैप्टर है ये लिया गया है और नॉवेल का नाम है तौबतुल नस्सू। नस्सू एक बाप का नाम है और सलीम सबसे छोटे बेटे का नाम है। इस चैप्टर में बताया गया है कि नस्सू किस तरह अपनी औलाद के बारे में फ़िक्रमंद होता है, किस तरह नस्सू अपने सबसे छोटे बेटे को बुलाता है, उसका रोज़मर्रा का जो काम है उसके मुतलिक पूछता है, उसकी रूटीन क्या है, वो किस तरह अपनी शब रोज़ बसर करता है। ये तमाम कुछ इस चैप्टर में पढ़ाया गया है। ये एक मुकालमे की सूरत में चैप्टर है। आप साइड पे देखेंगे जब इसको पढ़ेंगे आप कि उन्होंने मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। तो इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं डेप्टी नज़ीर अहमद देहलवी। 1831 में पैदा हुए और 1912 में उनकी वफ़ात हो गई। अच्छा, नज़ीर अहमद देहलवी वो पहले मुसन्निफ़ हैं, नावल निगार हैं पहले, कि जिन्होंने बहुत ख़ूबसूरती के साथ मुहावरात और ज़रबुल इम्साल को अपने नावलों में इस्तेमाल किया है। और इनके बहुत मशहूर मारूफ नावल हैं जो PTV ड्रामों की सूरत में पेश हुए। और इनका सबसे बड़ा कमाल ये है कि इन्हें औरतों की ज़ुबान पर बड़ा अबूर हासिल था। तो नज़ीर अहमद ज़िला बजनौर में पैदा हुए। ज़ाहिर है आपको पता है कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान भारत का जो एक ज़िला है बजनौर, उसमें पैदा हुए। वालिद का नाम मौलवी सादत अली था और आपने अपनी शुरू की जो तालीम है अपने वालिद से हासिल करने के बाद आप दिल्ली आ गए और वहाँ पर मौलवी अब्दुल खालिक के आप शागिर्द हो गए। बाद में आपने दिल्ली कॉलेज में ही दाखिला लिया और फिर वहाँ से इल्म हासिल करने के बाद फारिगुल तहसील यानी कि इल्म से फ़रागत पाने के बाद आपने अमली ज़िंदगी का आगाज़ कुंजा ज़िला गुजरात में एक स्कूल में मुदर्रिस उस्ताद दर्स देने वाले की हैसियत से किया। और थोड़े दिनों के बाद डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस मुकर्रर हो गई, यानी कि कमिश्नर का नायब आप मुकर्रर हो गई। 1861 में इंडियन पेनल कोड के तर्जमे की वजह से पहले तहसीलदार, तहसील का हाकिम कि जिसका काम होता है टैक्स वसूल करना, और बाद में अफसर बंदोबस्त बने। सर सालारे जंग के ईमा पर इशारे पर अंग्रेज़ी मुलाजमत छोड़ के, अंग्रेज़ों की नौकरी छोड़कर हैदराबाद दक्कन की मुलाजमत इख्तियार की और एक बड़े अरसे तक, एक बड़े ज़माने तक वहाँ पे खिदमत अंजाम देने के बाद फिर वहाँ की भी नौकरी छोड़ दी और दिल्ली आ गए और अपनी बाकी की जो तमाम ज़िंदगी थी वो आपने दिल्ली में ही बसर की। आपके जो नावल थे वो इस्लाही थे, हमारी दुरुस्ती करने वाले थे। आप इस अंदाज में लिखते थे, सबक आमोज़ होते थे, उसमें आप कोई ना कोई सबक देते थे, अपने नौजवान नस्ल की इस्लाह करते थे, क्योंकि इनसे उन्होंने मुसलमानों की इस्लाह का, दुरुस्ती का, सीधे रास्ते पर चलाने का काम लिया। अगरचे डिप्टी नज़ीर अहमद की मकसद पसंदी ने नावल के फ़न को किसी हद तक मुतासिर किया है, यानी कि वो अपनी मकसदियत में जिस एम को लेकर, जिस मकसद को लेकर वो नावल लिखना शुरू करते थे, तो वो क्या होता था, वो उसमें इतना ज़्यादा तफसील में चले जाते थे कि वो जो नावल है वो नावल नहीं रहता था, बल्कि वो एक कहने के मौलवी का जो वाज होता है वो रह जाता था। लेकिन इनकी ये मकसदियत, इनके असलूब बयान, इनके बयान करने की के अंदाज़ की लताफत, गर्मी और चाशनी मिठास को ख़त्म नहीं करती। इनकी ज़ुबान इल्मी भी है और अवामी भी है। माशरती लताफ़तों नरमो मुलायम, लताफत का मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे माशरती नज़ाकतों कि आयनादार मुहावरों का इस्तेमाल का इन्हें मलका हासिल है, महारत हासिल है, अबूर हासिल है। बिलखसूस ख़ास तौर पर औरतों की मखसूस ख़ास ज़ुबान, मुहावरों और मुकालमों के वो उस्ताद तस्लीम किए गए हैं। अब उनके जो मशहूर नावल हैं वो 5 हैं,
کہ جو اردو ادب میں شمار کیے جاتے ہیں، اور آپ پہلے اردو کے ناول نگار ہیں۔ آپ کے ناولوں میں مرات العروس ہے، بنات الناش ہے، توبۃ النصوح، فسانہ مبتلا اور ابن الوقت زیادہ اہم ہیں۔ آپ نے ان کی یہ بکس کے نیم، ان کتابوں کے نام یاد کرنے ہیں، کیونکہ ایم سی کیوز میں وہ بھی آتے ہیں۔ آپ نے اوپر جو ان کے والد کا نام ہے، ان کا ضلع، ان کی ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹ آف ڈیتھ، کہاں سے علم حاصل کیا، وہ سب آپ نے یہ چیدہ باتیں اس میں سے یاد کرنی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تعارف۔ دلی میں ایک سال ہیضے کی سخت وبا آئی۔ وبا پھیلنے والی بیماری۔ نسو بھی دیگر افراد لوگوں کی طرح ہیضے میں مبتلا ہوا اور سمجھا کہ موت کے قریب ہے۔ فوڈ پوائزننگ ہیضے کو کہا جاتا ہے۔ آج کل کے دور میں تو یہ کچھ معنی نہیں رکھتا، لیکن پہلے دور میں کہ جب تشخیص نہیں ہوتی تھی کسی بیماری کی، تو وہ بیماری بہت زیادہ اموات کا باعث بنتی تھی۔ جیسے آج کل کووڈ-19 بہت زیادہ بیماری جس کی ابھی تک تشخیص نہیں ہو سکی، جس کی ابھی تک جو سے ہے کوئی ایسا طریقہ علاج اپنے انداز سے لوگ علاج کر رہے ہیں، لیکن جو مؤثر طریقہ کار ہے اس کے علاج کا وہ ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا ہے۔ تو ایسے ہی اس دور میں ہیضہ، فوڈ پوائزننگ ایک بیماری تھی۔ مایوسی کے عالم میں اسے عاقبت کی فکر ہوئی، عاقبت آخرت کی۔ ڈاکٹر نے اسے خواب آور یعنی کہ سلانے والی، آرام دینے والی دوا دی تو وہ سو گیا۔ خواب میں اس نے مرنے کے بعد عاقبت کی، آخرت کے، حشر کے، محشر کے میدان کے دل دہلا دینے والے، خوف زدہ کر دینے والے مناظر دیکھے تو وہ ہڑبڑا کر اچانک سے پریشان ہو کر اٹھ بیٹھا۔ خواب سے بیدار ہو کر جاگ کر نسو کو اپنی اور اپنے خاندان کی بے مقصد زندگی پہ افسوس ہوا۔ اس نے گزشتہ پچھلی زندگی کی تلافی کا عہد کر کے، تلافی کا معافی کر کے، کسی چیز کی معافی کرنے کے بعد اس کو نئے سرے سے بہتر انداز میں کرنے کا عہد کر کے، وعدہ کر کے اپنی بیوی فہمیدہ کو خاندان کی اصلاح درستی کے لیے اپنا مددگار بنایا۔ اسی سلسلے میں ایک روز اپنے بیٹے سلیم کو بالا خانے پر اوپر کی منزل پر صبح کے وقت بیدارہ، ان کی گھر کی ملازمہ تھی، اس کے ذریعے بلا بھیجا۔ اب ہم چیپٹر کی طرف آتے ہیں۔ آج تو میاں بیوی میں یہ قول قرار ہوا، قول پکی بات، قرار عہد، دونوں کا مطلب ہوگا وعدہ عہد۔ اگلے دن چھوٹا بیٹا سلیم ابھی سو کر نہیں اٹھا تھا کہ بیدارہ نے، ملازمہ کا نام ہے، آ کر آج گایا کہ صاحب کے بیٹے اٹھیے، بالا خانے پر اوپر کی منزل پر میاں بلاتے ہیں۔ سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم 10 برس کی تھی۔ سلیم نے جو طلب کی خبر سنی، طلب بلانے کی، گھبرا کر پریشان ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے منہ ہاتھ دھو ماں سے آ کے پوچھنے لگا، اماں جان تم کو معلوم ہے، پتہ ہے، علم ہے ابا جان نے کیوں بلایا ہے؟ ماں مجھ کو کچھ خبر نہیں۔ سلیم کچھ خفا تو نہیں؟ خفا، ناراض؟ ماں ابھی تو کوٹھے پر سے نہیں اترے، اوپر کی منزل سے، چھت پہ سے۔ سلیم بیدارہ تجھ کو کچھ معلوم ہے؟ بیدارہ میاں میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی، میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے تھے، میں آنے لگی تو میاں نے آپ کا نام لیا اور کہا کہ ان کو بھیج دیجیے۔ سلیم صورت سے، شکل سے تو کچھ غصہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ بیدارہ نہیں تو سلیم تو اماں جان ذرا تم بھی میرے ساتھ چلو، ماں میری گود میں لڑکی سوتی ہے، میری گود میں لڑکی یعنی کہ میری گود میں بیٹی سو رہی ہے، تم اتنا ڈرتے کیوں ہو، جاتے کیوں نہیں؟ سلیم کچھ پوچھیں گے ماں، جو کچھ بھی پوچھیں گے تم اس کا معقول مناسب طور پہ جواب دینا۔ اگر سلیم ڈرتا اوپر گیا اور سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا۔ باپ نے پیار سے بلا کر پاس بٹھا لیا اور پوچھا، اب والد جو نسو ہیں وہ اس سے پوچھ رہے ہیں، کیوں صاحب آج مدرسے نہیں گئے، اسکول نہیں گئے؟ جی بس جاتا ہوں، ابھی کوئی گھنٹے بھر کی دیر اور ہے۔ باپ تم اپنے بھائی جان کے ساتھ مدرسے جاتے ہو یا الگ؟ یعنی کہ اب جو اس سے بڑا بھائی ہے اس کے متعلق پوچھیں کہ اس کے ساتھ جاتے ہو یا الگ سے جاتے ہو؟ بیٹا سلیم یعنی کہ جو ہے، کبھی کبھار بھائی جان کے ساتھ چلا جاتا ہوں ورنہ اکیلا جاتا ہوں۔ باپ کیوں؟ بیٹا اگلے مہینے امتحان ہونے والے، چھوٹے بھائی جان اسی کے واسطے تیاری کر رہے ہیں، صبح سویرے اٹھ کر، بہت جلدی اٹھ کر کسی ہم جماعت
क्लास फेलो, यानी कि यहाँ से मुराद किसे हम जमात में साथ पढ़ने वाले यहाँ चले जाते हैं, वहाँ इनको देर हो जाती है तो फिर घर भी नहीं आते। मैं जाता हूँ तो उनको मदरसे में पाता हूँ। बाप, क्या अपने घर में जगह नहीं है कि दूसरों के यहाँ जाते हैं? बेटा जगह तो है, मगर वो कहते थे कि यहाँ बड़े भाईजान यानी कि जो सबसे बड़ा बेटा है, जो पहले नंबर का बेटा है, उसका जिक्र हो रहा है कि पास हर वक्त कुंजफा ये एक तरह का खेल है जो ताश से खेला जाता है, और शतरंज हुआ करता है। शतरंज तो आपको पता ही है कि जो मोहरों की से खेली जाती है। इत्मीनान तसल्ली के साथ पढ़ना नहीं हो सकता। तुम भी शतरंज खेलनी जानते हो बेटा। मोहरे पहचानता हूँ, मोहरे जिनसे चालें चली जाती हैं, चालें जानता हूँ। कभी खुद खेलने का इत्तेफाक नहीं हुआ बाप, मगर ज़्यादा दिनों तक देखते देखते यकीन है कि तुम भी खेलने लगोगे बेटा। शायद मुझको उम्र भर भी शतरंज खेलनी ना आएगी बाप। क्यों, क्या ऐसी मुश्किल है बेटा? मुश्किल हो या ना हो, मेरा दिल ही नहीं लगता बाप। सबब वजह बेटा, मैं पसंद नहीं करता बाप। चूँकि मुश्किल है, अक्सर मुब्तदी घबराया करते हैं। मुब्तदी इब्तदा करने वाले, शुरू करने वाले। मुझको यकीन है कि कुंजफा में तुम्हारी तबीयत खूब लगती होगी। वह बनिस्बत शतरंज के बहुत आसान है, बनिस्बत उसके बदले बेटा। हाँ, शतरंज की निस्बत कर कुंजफा को ज़्यादा नापसंद करता हूँ बाप। हाँ, शतरंज में तबीयत पर जोर पड़ता है और कुंजफा में हावजे पर, जहन पर। बेटा मेरी नापसंदीदगी का कुछ खास कर यही सबब वजह नहीं है, बल्कि मुझको सारे खेल बुरे मालूम होते हैं बाप। तुम्हारी इस बात से मुझको ताज्जुब होता है, हैरानी होती है, और मैं तुमसे तुम्हारी नापसंदीदगी की नापसंद करने का असल सबब वजह सुनना चाहता हूँ। क्योंकि शायद अब से 5 या 6 महीने पहले, जिन दिनों मैं बाहर के मकान में बैठा करता था, मैंने खुद तुमको हर तरह के खेलों में नहायत शौक के साथ शरीक शामिल होते देखा था। बेटा आप दुरुस्त फरमाते हैं, मैं हमेशा खेल के पीछे दीवाना, पागल, मजनू बना रहता था, मगर अब तो मुझको एक दिली नफरत हो गई है बाप। आखिर इसका कोई सबब ख़ास होगा, इसकी ख़ास वजह होगी बेटा। आपने अक्सर 4 लड़कों को किताबें बगल में दाबे गली में आते जाते देखा होगा बाप। वही जो गोरे गोरे 4 लड़के एक साथ रहते हैं। फटी जूतियाँ यानी कि उनके जूते के नीचे का जो हिस्सा है एड़ी के पास का, वो फटा हुआ होता है। मुंडे हुए सर यानी कि गंज, बिल्कुल साफ सर, ऊंचे पाजामे, नीची चोलियाँ यानी कि चोली कहते हैं दामन को। बेटा हाँ जनाब, वही 4 लड़के बाप। फिर बेटा भला आपने कभी इनको किसी किस्म की शरारत करते भी देखा है बाप? कभी नहीं। आज तक के लिए आपका इतना ही ये सबक है। हम अगले लेक्चर में अपना बकिया सबक पढ़ेंगे।